नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ग्रामीण विकास भवन कार्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी और सचिव राधिका झा भी मौजूद रहीं। इस भवन का निर्माण लगभग 58 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। भवन में जनता के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह भवन उत्तराखंड के गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भवन में ग्रामीण विकास विभाग की सभी प्रमुख इकाइयों को एक ही स्थान पर लाया जाएगा, जिससे जनता को एक जगह पर सारी सेवाएं मिल सकेंगी। ग्रामीण विकास का, जिसमें एक ही भवन के अंदर बहुत सारे कार्यालय होंगे। यहाँ पर ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई सभी योजनाएं होंगी। लोगों को अनेक दफ्तरों का आना जाना पड़ता था, संसाधन भी खर्च होते थे, समय भी खर्च होता था। अब यहाँ पर ये एकीकृत भवन बन जाएगा। एक ही स्थान पर सभी कार्यालय यहाँ पर मिलेंगे, सभी लोग मिलेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत हमारी योजनाओं को बनाने में, जन जन तक पहुँचाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं बधाई देता हूँ सबको, विशेषकर हमारे रायपुर क्षेत्र के विधायक जी को और उनकी यहाँ की समस्त जनता को, कि उनके क्षेत्र में भवन निर्मित हो रहा है। ग्राम्य विकास मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ और उत्तराखंड की जनता को बधाई देता हूँ कि उनके लिए शानदार भवन का निर्माण होने जा रहा है। जी, ग्राम्य विकास भवन का जो शिलान्यास किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें सभी कार्यालय ग्राम्य विकास की एक जगह पर रहेंगे। करीब 58 करोड़ का ये भवन है और ये पहाड़ी शैली में भवन बनाया जा रहा है और 18 महीने से 2 साल तक में इसको निर्माण पूरा होना था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि इसको जल्द से जल्द पूरा करा जाए, तो विभाग का पूरा प्रयास रहेगा जल्दी से पूर्ण करने के लिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं और नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जो भी प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उन्हें मैं दिल से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में सरकार बन गई है और ये एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा, लंबे समय से पंचायत सरकार की प्रतीक्षा थी। अब मिलकर हम सभी उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने शांतिपूर्ण और सफल चुनाव आयोजन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और जनता का आभार जताया। उत्तराखंड की जनता ने सदैव हमको प्रोत्साहन दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व 2014 में आने के बाद हर एक चुनाव, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, या अब आने वाले, अब ये होने संपन्न हुए पंचायत चुनाव हो, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इसी प्रकार पंचायतों में भी बड़ा हमें समर्थन दिया है। हम बड़े जनता के आभारी हैं और हुए हैं जो भी प्रतिनिधि चुनकर आए हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सब काम करेंगे। पंचायतों में भी सरकार बन गई है, लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। सबको मेरी शुभकामनाएं, सबको बधाई और एक अच्छा चुनाव संपन्न कराने के लिए, जहाँ अच्छा चुनाव संपन्न कराने के लिए हमारे निर्वाचन आयोग को, हमारे सभी मतदान में लगे हुए अधिकारी गणों को, कर्मचारी गणों को, उत्तराखंड की आम जनता, सामान्य जनता, सभी को और हमारे मीडिया के लोगों को भी, उन्होंने भी जो है इस मौसम में पूरा चुनाव संपन्न कराने में अपना योगदान दिया है। उनको भी मैं बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न हो चुकी है। इस बार पंचायत चुनाव के जो नतीजा है उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की दलों में खुशी का माहौल है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश वार्ता करते हुए भाजपा से चुटकी ली है। करण महरा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और ज़्यादातर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह साबित हो चुका है कि जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है और भाजपा के ज़्यादातर मंत्री और विधायकों के परिजन चुनाव हारे हैं। उनमें से लैंड्स डाउन से विधायक दिलीप रावत की पत्नी, सल्ट से विधायक सल्ट सिंह के बेटे, नैनीताल से विधायक सरिता आर्य के बेटे, बद्रीनाथ के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी, इसी तरह की कई विधायक और मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे हैं। करण महरा ने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद किया और कहा कि सभी की मेहनत से कांग्रेस ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकृत अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके
जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी। इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे। मैं एक छोटी सी लिस्ट पढ़ देता हूँ। भीमताल से, नैनीताल से विधायक सरिता आर्या जी का बेटा हार गया। विधायक के सल्ट महेश जीना जी के पुत्र चुनाव हार गए। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हार गई। लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन फरत्याल जी की बेटी चुनाव हार गई। कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ी थी, उनके परिजन चुनाव हार गए। नैनीताल से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बीना तोलिया जी चुनाव हार गई। नैनीताल जिले के राम सिंह केड़ा जी विधायक जी, उनकी बहू चुनाव हार गई। दलीप रावत जी की जो लैंसडाउन के विधायक, उनकी पत्नी चुनाव हार गई। सौरभ बहुगुणा जी के विधानसभा क्षेत्र में 6 जिला पंचायत सीटें, उसमें से 4 हार गए। तो ये अपने आप में साबित, खुद महेंद्र भट्ट जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो अपना वार्ड हार गए। उनके जनपद में उनका जिला अध्यक्ष हार गया। उनके जनपद में पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी हार गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कुल मिला के असली चेहरा सामने आया है और जनता ने कांग्रेस को जिताया। मैं पूरी जनता को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने आदरणीय प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, हरीश रावत जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी को, गोविंद सिंह कुंजवाल जी को और कई पूर्व मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सक्रियता के साथ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस चुनाव को जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विकासनगर क्षेत्र की हॉट सीट नवाबगढ़ जिला पंचायत सीट से कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर पी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे। वहीं उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की है। उनके जीतने की खुशी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। इस अवसर पर संजय किशोर ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने नवाबगढ़ क्षेत्र की जनता का भी आभार जताया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने वरिष्ठ नेताओं का, नवप्रभात जी का, आदरणीय प्रीतम सिंह जी का और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सभी वरिष्ठ नेताओं का जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद उस महान जनता का करना चाहता हूं नवाबगढ़ की, जिन्होंने अपना चुनाव समझ के मेरा चुनाव लड़ा और मुझे आज ये दिन देखने को मिला, मुझे जीत हासिल हुई। मैं उनके साथ, उनके इस ऋण को कभी उतार नहीं पाऊंगा और हर कार्य के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाकर हर दुख सुख में उनके साथ चलने का काम करूंगा। डोईवाला ब्लॉक में पंचायत चुनाव की मतगणना डिग्री कॉलेज परिसर में की गई। डोईवाला ब्लॉक की माजरी ग्राम पंचायत की प्रधान बनी निशा देवी पत्नी मंगल सिंह ने 157 वोट से जीत हासिल की। प्रधान बनी निशा देवी और उनके पति मंगल सिंह ने गांव के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा वे गांव के विकास को प्राथमिकता देंगी। वहीं 26 माजरी ग्राम तृतीय से जिला पंचायत सदस्य सुखविंदर कौर ने भारी मतों से विजय हासिल की। मेरा नाम सुनीता, मैं वार्ड नंबर 13 से जनता के सहयोग से विजय हुई है और हम जनता का कार्य काम जरूर करेंगे। सबसे पहले जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने मुझे इतना प्यार और इतना समर्थन दिया। मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी और अपने क्षेत्र का विकास करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम निशा है और मैं माजरी ग्रांट पंचायत से प्रधान बनी हूँ। आज मैं अपनी सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी जनता बदलाव चाहती थी और क्षेत्र का विकास चाहती थी और अब हम उस उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। ग्राम पंचायत पटनबाग में एटनबाग से प्रधान पद का चुनाव लड़ रही नेहा राहुल वर्मा ने भारी मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी ग्राम पंचायत की जनता का सहयोग मिला है और मुझे पहले ही आशा थी कि मैं अपनी ग्राम पंचायत एटनबाग से जीत दर्ज करूंगी, क्योंकि मैं यहीं की बेटी हूं और यहां की बहू। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाती हूं, जो मैंने वादे किए हैं वे मैं पूरे करूंगी। आपको बता दें कि नेहा राहुल वर्मा कांग्रेस पार्टी की समर्थित प्रत्याशी हैं। उनके पति राहुल वर्मा काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर काम करते चले आ रहे हैं और समाज सेवी भी हैं। मैं सभी जनता का, अपने सारे गाँव वासियों का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम सबने मुझे बहुमत से जिताया और दिल से धन्यवाद मेरे सभी पूरी टीम मेंबर का, सबका। ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी कहा है और आप दोबारा कह रही हूँ, ये आप सब की जीत है, मेरे पूरे गाँव वासियों की जीत है। दिल से धन्यवाद।
प्रधान जी आपने वादे भी करे हैं, कुछ ऐसे वादे थे आपको पता है, आपने मीडिया के रूबरू करा था, क्या कहना चाहिए? अब टाइम आ गया है, अब आप काउंटडाउन शुरू करिए और हम उसे पूरा करेंगे। जिला पंचायत सीट व्यास नहरी से जीतकर आए सचिन चौहान के समर्थकों के द्वारा एक जुलूस कालसी से लेकर हरिपुर क्षेत्र में निकाला गया। वहीं उनके जुलूस में हजारों की संख्या में समर्थक और क्षेत्रवासी एकत्रित हुए। सचिन चौहान का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। सचिन चौहान के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हुए प्रत्याशी मोंडी भी साथ रहे। उनका भी फूल माला पहनाकर लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस जुलूस में महिलाओं के द्वारा जॉनसन बाबर की पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य किया गया और सचिन चौहान व क्षेत्र पंचायत सदस्य की जीत पर लोगों ने खुशी मनाई। उधम सिंह नगर के विकासखंड जसपुर के ग्राम पंचायत तालाबपुर के प्रधान पद के प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और ग्रामीणों ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधान पद के प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने मतगणना में बड़ी धांधली का आरोप लगाया है। ये जो चिन्ह आए हैं, 3 ही आए हैं, 3 ही चिन्हों पे हमने वोटिंग करी हमारी जनता ने। और आज जब काउंटिंग हुई है, मतगणना स्टार्ट हुई है, तो उसमें 4 प्रत्याशी आए हैं, 4 चुनाव चिन्ह आए हैं। एक इमली का अतिरिक्त आया है, जिसपे इमली पे भी वोटिंग हुई है 38 वोटों की। और इमली वाले जो 4 वो आए हैं बैलेट पेपर, उसी पर जो है जो जीते हुए प्रत्याशी जिनको घोषित किया जा रहा है, उनके 138 वोट आए हैं उसी टेबल पर। दूसरे किसी प्रत्याशी का कोई वोट नहीं है। ये सरेआम जो है पूरी। प्रदेश में मानसून एक बार फिर लोगों को परेशान करने वाला है। मौसम विभाग में इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 1 अगस्त से 5 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञानी रोहित थपलियाल ने बताया कि 1 और 2 अगस्त को देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। 3 और 4 अगस्त को प्रदेश के पर्वतीय अंचल के सभी जनपदों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है, जबकि मैदानी मूल की जनपदों में जलभराव देखने को मिल सकता है। देखिए, आज 1 तारीख हो गई है, तो अगले 3-4 दिन 1 से लेकर 4 तारीख तक उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और भारी बारिश की बात करें तो 1 तारीख और 2 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय ज़िलों में जैसे देहरादून है, टिहरी है या नैनीताल, बागेश्वर, यहाँ कहीं कहीं जो भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 3 और 4 तारीख को थोड़ा वर्षण में वृद्धि की संभावना लग रही है। तो इसमें जो 3 तारीख को बागेश्वर में भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, टिहरी या अंदर के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपद है, इनमें कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। इसी तरीके से 4 तारीख को भी जो कुमाऊं में बागेश्वर है, नैनीताल है या चंपावत है, वहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा कहीं कहीं मिल सकती है। जबकि उधम सिंह नगर है या पौड़ी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, ये उत्तरकाशी है, वहाँ पे भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो कह सकते हैं कि एक्टिविटी जो है अभी अगले 3-4 दिन रहेगी और 3 और 4 तारीख में जो है मॉनसून एक्टिविटी वो जो है थोड़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। छात्रों के सपनों को कामयाबी बदलते हुए 16 सफल साल पूरे करने पर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड टेस्ट प्रिपरेशन में देश की अग्रणी संस्था है ने अपने प्रमुख इनिशिएटिव एनथे 2025 की शुरुआत का ऐलान किया है। भारत के एकेडमिक कैलेंडर में हर साल का सबसे बहुप्रतीक्षित इवेंट माने जाने वाले एनथे 2025 का मकसद कक्षा 5वीं से 12वीं तक के छात्रों को चुनौतियों से लड़ने और असली प्रॉब्लम सॉल्व बनने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी तक पहुंचाने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए एनथे 2025 में स्टूडेंट्स को 250 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है, जो क्लासरूम, आकाश डिजिटल और इन्विटेक्स कोर्सेज पर लागू होगी। इसके साथ ही 2.5 करोड़ तक के कैश अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं, जो मेडिकल या इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल कैरियर का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए मददगार साबित होंगे। इसका पर्पस यही है कि जितने भी बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग, मेडिकल में प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन वो सारे बच्चे ये एग्ज़ाम दे करके स्कॉलरशिप अवेल कर सकें और उसके बाद अपना एडमिशन कराएं और अपना प्रिपरेशन कर सकें।
ये जो स्कॉलरशिप है, टोटल जितने बच्चे हमारे पास आते हैं, बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस एडमिशंस एंड दिस ईयर्स एक्सपेक्टेशन, टोटल 250 करोड़ का बच्चों को हम फ़ायदा देने वाले हैं। उसके अलावा 2.5 करोड़ रुपए डायरेक्ट कैश बेनिफिट जो टॉपर बच्चे होंगे उन सबको हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। डिजिटल सर्वेलांस और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए चोरों तक पुलिस पहुंची। पुल के पास नहर पटरी पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को दबोचा। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर रुड़की से चोरी की गई बाइक सहित अन्य चोरियों का भी राज उगलाया गया। इन चोरों के निशानदेही पर रुड़की से चोरी हुई 2 बाइक सहित 11 बाइक पुलिस ने बरामद की। देखिए, ये 11 बाइकें थाना रुड़की ने, जो इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हमारे सीओ साहब उस पूरी टीम को लीड कर रहे थे, पिछले काफ़ी दिनों से ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि थाना क्षेत्र में कुछ बाइकें चोरी हुई हैं। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करके, और एक टीम, स्पेसिफिक टीम थी जिसको हमारे सीओ साहब ही लीड कर रहे थे, तो टीम बनाई गई थी। तो फाइनली कल हमने 3 अभियुक्त पकड़े हैं, जो जिनमें से 2 हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति सहारनपुर से है। तो इन तीनों में से, शाहजहाँपुर से, हमने इनको पकड़ा है। एक जो इनके पास बाइक थी वो चोरी की थी, और साथ ही इनसे जब पूछताछ की गई तो 11 बाइकें और मिली, जिसमें से 4 पे ऑलरेडी FIR दर्ज है। बाकी पे हम अभी पड़ताल कर रहे हैं, वो उस गाड़ी का मालिक कौन है, कहाँ से मिसिंग हुई, इस पे अभी हमारा काम चल रहा है। तो एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश आज हुआ है, एक बड़ी उपलब्धि थाना रुड़की को मिली। ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद देहरादून एवं श्री नरसिंह कृपा धाम के द्वारा श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी की 528वीं जयंती के महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसीदास की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर नगर के ब्राह्मण संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों और समाजसेवियों को रुद्राक्ष माला, अंग व स्मृति चिन्ह आदि देकर सम्मानित किया गया। और साथ में राजधानी देहरादून के ब्राह्मण संगठन ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं शशिकांत दुबे ने बताया कि तुलसीदास ने अपना सारा जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में निछावर कर दिया था और अपने जीवन के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और सेवा का संदेश दिया। उनकी रचना आज भी लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है। कलि पावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी की आज 528वीं जयंती है, और श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन ही 528 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य इस धराधाम में हुआ था। और हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव प्रतिवर्ष मनाते हैं, और लगभग ये मेरे जीवन काल में तो मैं मानता हूँ 45 वर्ष की आयु में, जब मैं 5-6 वर्ष का था तभी से तुलसीदास जी की जयंती मनाता आ रहा हूँ। और हम गोस्वामी तुलसीदास जी की वंश परंपरा से आते हैं। पंडित आत्माराम दुबे और उनके भी पिता पंडित हरिपाल दुबे जी, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के दादाजी थे पंडित हरिपाल दुबे, और पंडित आत्माराम दुबे ये जनश्रुति के आधार पर और हमारे पूर्वजों के कथनानुसार, जो जैसा कि हम लोगों ने श्रवण किया है कि लगभग ये 18वीं पीढ़ी है हमारी, तो हरिपाल दुबे जी के 4 बेटे थे, जिसमें से एक आत्माराम दुबे जी थे और जिनके श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, और एक बेटे की वंश परंपरा वंशबेल हम लोग हैं, आचार्य शशिकांत दुबे और हमारे लघु भ्राता दिवाकांत दुबे जी हैं। तो ये ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद और मेरे द्वारा स्थापित श्री नरसिंह कृपा धाम के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर IRDT ऑडिटोरियम में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का आयोजन हो रहा है, और बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जाएगा, और सायंकालीन बेला में भंडारे की भी व्यवस्था है। तो मैं यही संपूर्ण दर्शकों को और संपूर्ण जगत के धर्मावलंबियों को कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तुलसीदास जी एक महान संत थे, वो तो हर किसी को पता है। इनके कारण रामचरितमानस जो इन्होंने काव्य की रचना की है, उसके कारण श्री राम प्रभु का हमें पता चला कि वो वाकई में ईश्वर, वो भगवान के अवतार थे। और तुलसीदास जी भी देखा जाए तो वो भी श्री राम के ही अवतार थे। इन्होंने अपने रामचरित काव्य के माध्यम से पूरे जगत में श्री राम भगवान का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण आज हम सभी उनकी वंदना करते हैं। और ये एक महान संत थे जिन्होंने ब्राह्मणों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए और बहुत
इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन प्रत्येक वर्ष एक बोन एंड जॉइंट वीक मनाती है, जो इस साल 3 से 10 अगस्त तक मनाया जा रहा है। बोन एंड जॉइंट डे 4 अगस्त को है। काशीपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के डॉक्टर्स इन सभी गाइडलाइंस को मानते हुए इस सप्ताह उसी हिसाब से काम करेंगे। इस साल की जो थीम है वे ओल्ड इज़ गोल्ड है, जिसमें कि बुजुर्गों की कैसे मदद की जाए उस पर काम करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर तरुण सोलंकी सभी बुजुर्गों को समझाएंगे कि कैसे गिरने से बचना है। वो कुछ ज़रूरतमंद बुजुर्गों को चलने की स्टिक देंगे, हड्डियों में कैल्शियम की जांच भी करेंगे। इस मौके पर काशीपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर दर्पण गोविल, सेक्रेटरी डॉक्टर तरुण सोलंकी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर AK सिरोही, IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर यशपाल रावत एवं IMA सेक्रेटरी डॉक्टर AK बंसल उपस्थित थे। IOA का मतलब है इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। ये हर साल एक बोन एंड जॉइंट वीक बनाता है जो अगस्त माह में होता है। इस बार जो ये वीक है ये 3 से 10 अगस्त के बीच में, और एक दिन बोन एंड जॉइंट डे रखा जाता है। हर साल की एक थीम होती है जो हमारे प्रेसिडेंट निकालते हैं। इस बार की थीम आज जैसे आप लोगों को बताया भी है, ओल्ड इज गोल्ड, कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग आ रहे हैं वो सोने से कम नहीं है, उन्हें हमें केयर करके उन्हें संभाल के रखना है, क्योंकि उन्हीं के एक्सपीरियंसेस, उन्हीं की बातों से हमें आगे की चीज का मार्गदर्शन होता है। सो दिस इज ओल्ड इज गोल्ड 360 केयर फॉर द एल्डरली। इसमें जो डिफरेंट हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं शहर के, वो अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर हम बात करें, हम KVR हॉस्पिटल में 3 से 10 अगस्त के बीच में जितने भी हमारे बुजुर्ग गण हैं 60 साल से ऊपर के, उनको 50% OPD में डिस्काउंट होगा, उन्हें प्रायोरिटी पे देखा जाएगा। 4 तारीख को जिस दिन बोन एंड जॉइंट डे है उस दिन हमारा वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति एक समूह है काशीपुर का, जिसमें 60 साल से ऊपर के हमारे वरिष्ठ नागरिक जो हैं उसमें हैं। उनके लिए हम एक टॉक करेंगे कि कैसे वो अपने को गिरने से बचा सकते हैं, कैसे अपने को सही रख सकते हैं, अपनी जो हड्डियों में कैल्शियम की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस खासकर महिलाओं में होती है, उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हम उनका एक BMD चेकअप भी कराएंगे। हम फ्री स्टिक का वितरण भी करेंगे जो कि उन्हें गिरने में मदद कर सकती है। और भी हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपने BMD कैंप इस दौरान करेंगे। हम लोग एक रैली का भी आयोजन इसमें कर सकते हैं अगर परमिशन हमें हमारे ऊपर से मिल जाती है। सो इस तरह की एक्टिविटीज हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं खासकर, जैसे मैंने बताया कि उनको गिरने का, बाथरूम में स्लिप हो गए या रात को टॉयलेट के लिए उठे, प्रोस्टेट की दिक्कत होती है इस उम्र में, कई बार बाथरूम के लिए उठना पड़ता है, हम गिर गए, तो हम बहुत छोटी छोटी जानकारियां देंगे कि अपने कमरे में कैसे एक छोटा नाइट लैंप लगाएं या एक स्टिक अपने पास रखें, कि जिससे कि जरा सी दुर्घटना होती है, गिरे पर एक मेजर हड्डी टूट जाती है, और बुजुर्गों में इस तरह का ऑपरेशन या इलाज फिर उनको लंबे समय तक बेड रिटर्न कर देता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम अपने बुजुर्गवार के साथ शेयर करेंगे। और इंडियन एसोसिएशन की जो ये थीम है ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की, काशीपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी, इस वक्त मैं सेक्रेटरी हूँ काशीपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी का, तो हम उसको कैसे इस तरह लोगों में फैलाएंगे, ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमने आपको बताई भी है करेंगे, ये हम करेंगे। बिल्कुल रहेगा। जो हमारे 60 साल से ऊपर के, अगर हमें उन्हें लगेगा तो हम उनके निःशुल्क एक्सरे भी कराएंगे। हमारी एक मोबाइल वैन है जिसमें एक्सरे मशीन ऑलरेडी लगी हुई है, उसमें तुरंत के तुरंत पेशेंट के एक्सरे होकर उसे मिल जाते हैं। बुजुर्गवार को आने की जरूरत नहीं है अस्पताल में, वो वैन उन तक जाएगी, उनका एक्सरे करेगी, उन्हें बीमारी बताएगी। इसमें हम IMA की ओर से सारी जो एक्टिविटी वो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन कर रहे हैं उसमें हम सहयोग देंगे, और पूरे सारे मेंबर्स उसमें साथ रहेंगे, रैली से लेके और जो भी एक्टिविटीज ये करेंगे हम 3 तारीख से 10 तारीख तक इनके साथ रहेंगे। ये हर साल 4 अगस्त को बोन डे जिसे मनाया जाता है, और ये लगभग 2012 यानी 12-13 सालों से मनाया जाता है। हरेला उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हरियाली और प्रकृति की पूजा का प्रतीक भी माना जाता है। विशेष तौर से कुमाऊं क्षेत्र में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। माना जाता है कि जितना अच्छा हरेला होगा उतना ही अच्छी इस साल फसल होगी। इसके साथ ही कुछ जगहों पर हरेले पर शिव पार्वती की पूजा भी होती है। वहीं देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने हरेला पर बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार इस बार नगर निगम देहरादून ने 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। देखिए, हरेला पर्व जो है हम इस बार हमने नगर निगम ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा था कि 5 लाख पौधे लगाएंगे हम लोग, तो नगर निगम ने अपना लक्ष्य रखा कि हम 1 लाख जो पौधे हैं वो लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जो उनका एक पुनीत संकल्प है इसमें सहयोगी हम लोग रहेंगे, बनेंगे। तो इसके मद्देनजर हमने इसके लिए पूरा एक अपना कैलेंडर तक तैयार किया है। प्रतिदिन हम किसी दिन हम नगर निगम के कर्मियों के माध्यम से, किसी दिन हम महिला समूहों के माध्यम से, किसी दिन हम युवा शक्ति के माध्यम से, किसी दिन NGOs के माध्यम से,
किसी दिन हम जो है वो अब आगे जाके भी हमने उसमें कई चीज़ें रखी हुई हैं और एक दो चीज़ें हम उसमें जोड़ने वाले हैं। किसी दिन हमने पेंटिंग कंपटीशन इसके लिए कराया, अभी एक वाद विवाद प्रतियोगिता भी हम इसके संदर्भ में ही करवाने जा रहे हैं, ताकि समाज में एक जो है इसके प्रति लोगों के अंदर एक रुझान आए। लोगों को जो है लगना भी चाहिए कि पेड़ लगाना भी है और पेड़ बचाना भी है, इसी से हमारी जीवन। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।